अगला टॉपिक है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उस पर है। इसको लेकर दो ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट सामने आई। पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसका छोटा रूप होगा पेग, और लिपटेक इंडिया। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट में कुछ खुलासे ये हुए कि मनरेगा को पहले से कम फंड दिया जा रहा है केंद्र सरकार के बजट द्वारा। मतलब अगर 2020 और 21 की तुलना में देखें और तो बजट में 32% की कटौती की गई। इसके अलावा डिमांड सपरेशन है, मतलब कई कई लोग अब मनरेगा में काम नहीं करना चाहते हैं। जातियों को लेकर पेमेंट देने की बात है कि कुछ जातियों को पहले पेमेंट दिया जा रहा है, कुछ जातियों को बाद में पेमेंट दिया जा रहा है। सरकार का नकर नुकुर भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल दिखाई देता है, सरकारी महकमे का। और फिर इसमें कई सारी चीजें हैं। और इस पर उदित जी से पहला सवाल यही है कि मनरेगा के बारे में बात करें तो मनरेगा को लेकर यूपीए की सरकार जो थी, जो उसको लेकर आई थी साल 2004 या 2005 में लेकर आई थी यूपीए की सरकार, और एनडीए की सरकार जब आती है 2014 में, एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट होता है और नैरेटिव का शिफ्ट भी दिखाई देता है। हम अभी फाइंडिंग्स पे 1 मिनट बाद आ जाएंगे। वो वो शिफ्ट क्या था मुदित जी? देखिए 2004 में जब काफी सरप्राइजिंगली यूपीए की सरकार बनी, उससे पहले यूपीए जैसा कोई चीज थी नहीं, कांग्रेस का कोalition एक बना। वो आपको याद होगा कि इंडिया शाइनिंग जो उनका बीजेपी का उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का जो कैंपेन जी, था वो फेल हुआ था, और प्रमोद लोगों ने कहा था महाजन ट्रेडमिल पे टॉवल से चेहरा पोंछते हुए इंडिया शाइनिंग का। इंडिया शाइनिंग, और उसमें यही बोला गया था कि इंडिया शाइन नहीं कर रहा है, आपको ही लग रहा है इंडिया शाइन कर रहा है, खास तौर से भारत तो डेफिनेटली नहीं शाइन कर रहा है। उसका रीजन ये था कि जो रूरल इंडिया था उस समय 2003-4 की अगर आप टाइम लें या उसके थोड़ा पहले का, तो ऐसे बहुत सारे रूरल इंडिया में एरियाज थे जहाँ पे काफी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस थी। फार्मिंग जो है आपको पैसा नहीं दे रही थी, इंडस्ट्रियल कोई जॉब्स बन नहीं रहे थे शहरों में, लोगों के पास अ, बेहद दिक्कत थी। तो जो नरेगा आया था वो इस बात का एक तरीके से 2005 में जब नरेगा आया, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बड़े खुशी खुशी ले आई थी नरेगा। हम लोग जितने रिपोर्टर्स थे हम सबको मालूम है कि कितना कांग्रेस ने नरेगा को रोकने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना। आप ये कह रहे हैं कि एज अ गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं आपको 100 दिनों की जॉब की, और चाहे मिनिमम वेजेस ही दें लेकिन हमें देना पड़ेगा। कोई भी हमारे घर आएगा, हमारे रूरल इंडिया में कोई भी हाउस होल्ड को, किसी भी फैमिली को हम 100 दिन का बेरोजगारी, अगर बेरोजगार होगा तो हम उसे 100 दिन का काम देंगे, अगर हम काम नहीं दे पाएंगे तो हम उसका भत्ता देंगे। ये है एक्ट। तो आप ये सोचिए कि इंडिया ऐसी कंट्री में जहां इतनी रूरल एरियाज में दिक्कत है और इतनी पॉपुलेशन है, और सरकार, आज तो हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, 2004 में तो नहीं थी इतनी बड़ी इकोनॉमी, खस्ता हाल थे। तो फॉर अ गवर्नमेंट टू से कि हम कर देंगे ये एक्ट, मतलब बवाल था, और बहुत ही मुश्किलों से पास हुआ था कि किस तरीके से आप पास करिए। और इसका रीजन ये था, ये एक्सेप्टेंस थी एक तरीके से गवर्नमेंट की कि हाँ, हमारी इकोनॉमी जो है वो इतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाई है, इतनी खुशहाली नहीं ला पाई है कि आप लोगों को खाना पानी हो, तो ये कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार हम दे देंगे गांव में। आज तक आप बात चल रही है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, हमारा यही हासिल है 15 साल में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि हम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से आज हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे आ गए कि किसी तरीके से कुछ दे दो। तो ये एक पर्सपेक्टिव में रखती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। बहरहाल जैसे जैसे नरेगा बढ़ा, पहले वो 2200 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया था जो पुअर डिस्ट्रिक्ट्स थी, फिर देखा कांग्रेस को समझ में आया कि अच्छा ये पॉलिटिकली रेलिवेंट चीज है, और धीमे धीमे उसे बढ़ा दिया गया, सारी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दिया गया। लेकिन जब 2014 से पहले का इलेक्शन का टाइम था, तो मोदी जी का व्यू ये था कि ये सब जो है, ये खाना सस्ते में दे दो, फ्री में दे दो, 100 दिन का रोजगार दे दो, ये सब जो है पॉलिटिक्स ऑफ डोल है, उसे कहते हैं कि मतलब आपने भीख दे रखी है और इससे लोग
लेजी हो जाते हैं, इससे लोग उनके अंदर एक चरित्र की कमी आती है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। और इससे कई लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि आप उन्हें मिनिमम वेजेस दे देते हैं गांव में, वो आना ही नहीं चाहते, इंडस्ट्रियल हमारी ग्रोथ रुक रही है। ये भी बोला गया कि इसकी वजह से लोग हमारा इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रॉस्पर नहीं कर पा रही। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपने 60 सालों में देश को गड्ढे खोदना शायद सिखाया है, ऐसा। मोदी जी ने ये पार्लियामेंट के, लोकसभा के पटल पे बोला था कि मैं नरेगा को इसलिए नहीं बंद करूंगा। फ्रैंकली मेरी उम्मीद थी कि शायद जब मोदी जी आएंगे, इतना साफ बोला है, तो शायद नरेगा बंद कर दें। और मैं एज अ स्टूडेंट ये समझना चाहता था कि जब नरेगा बंद होगा तो क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं इसको इसलिए जिंदा रखूंगा ताकि मैं सबको बता पाऊं कि कांग्रेस के 60 साल का क्या हासिल था। और एट वन लेवल मोदी जी जो कह रहे थे वो सही था कि हाँ, अगर 60 साल में अगर आपको नरेगा चलाना पड़ रहा है तो क्या हासिल है। लेकिन अब वही लॉजिक अब मोदी जी पे लग सकती है कि अगर आपके 7 साल के बाद नरेगा तो बढ़ा ही बढ़ा है, अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की डिमांड होने लग गई है, तो आपका क्या हासिल है। तो मतलब दोनों ही चीजें लोग गांवों से निकल के शहरों में भी नौकरी तलाश रहे हैं। हाँ, और शहरों में भी आपके पास नौकरी नहीं है, अब आपको यही कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपको नौकरी दे देगी, कुछ गड्ढे खोदो। तो पहले गांव में गड्ढे खोद रहे थे, अब शहरों में भी गड्ढे खोद रहे हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात यह है कि इवन मोदी जी के टेन्योर में जो आप देखें, जब जब इन्हें इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होती है, डिमोनेटाइजेशन में बट्टा बैठ गया, नरेगा दे दो और फ्री फूड दे दो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इनका भी नरेगा और ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बेसिकली गो टू स्कीम्स हैं हर गवर्नमेंट के लिए। मोदी जी भी उससे परे नहीं है। इनफैक्ट अब आप देखिए, अक्सर आपको एडवर्टाइजमेंट्स में दिख जाएगा। अभी मैं यूपी का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जिसमें योगी जी ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट बड़ी छाती ठोक के बोल रही है कि हमने करोड़ों को नरेगा का रोजगार दिया। लेकिन इसमें बात यह है कि नरेगा का रोजगार देना ये एक तरीका का क्लियर एक्सेप्टेंस है, ये मानना है कि हमारी इकोनॉमी खराब है। सी नरेगा जो है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीज है कि अगर नरेगा में बहुत लोग जा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी गिर रही है। अगर इकोनॉमी आपकी उठ रही है तो नरेगा का डिमांड कम हो जाएगा। तो जो 2020-21 में देखने को मिला था लॉकडाउन के समय, जी, नरेगा में एक उछाल आया था, नरेगा उछाल आया जॉब्स था, में। खूब उछाल आया था। तो एक तो नरेगा का इन जनरल नरेगा की डिमांड बने रहना हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक समय के लिए आपने नरेगा दे दिया, लेकिन फिर उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही हो। लेकिन हमारी इकोनॉमी जब हम बहुत ग्रो कर भी रहे थे तब भी इतने जॉब्स नहीं बनाते थे, जॉबलेस ग्रोथ की बात होती थी। 2014, 15, 16 के बाद से तो जॉब्स नेगेटिव में चले गए, मतलब जो थे वो भी कम हो गए, टोटल जॉब्स खत्म हो गए। और पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, संतोष मेहरोत्रा का पेपर है कि पॉवर्टी इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पॉवर्टी डिक्लाइन करने के बजाय बढ़ गई है, एब्सोल्यूट अमाउंट में पॉवर्टी बढ़ गई है। 50-60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो नरेगा का ये है कि नरेगा में जितना, अगर आपको दिखे कि बहुत डिमांड हो रही है नरेगा की, बजट एलोकेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी गड्ढे में है, क्योंकि किसी के पास काम नहीं है, वो सब वहीं पे काम ढूंढ रहे हैं। तो अजीब बात यह है कि बावजूद इसके कि सब गवर्नमेंट्स जो हैं इसको नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि इसका फाइनेंशियल एक तो इम्प्लीकेशन होता है, दूसरा आइडियोलॉजिकली लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन जाते सब नरेगा और इसी पे हैं। आज हम खूब जोर जोर से हर जगह पे जाके बोल रहे हैं कि हम 800 मिलियन लोगों को फ्री खाना देते हैं, 80 करोड़ इंडियंस को हम फ्री खाना देते हैं, ठीक। लेकिन ये तो बेहद शर्मनाक बात है ना कि हमारी सरकार को 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देना पड़ता है, या हमें लाखों लाखों लोगों को रोजगार देना पड़ता है मिनिमम वेजेस पे। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी खस्ता हाल है। और कुछ सेक्शंस में अच्छी चीजें हैं, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो लोगों के आम लोगों की बात है वो बुरे हाल है। तो ये है इस नरेगा का कहानी। ठीक है, अब चलते हैं इन दो संस्थाओं की रिपोर्ट की फाइंडिंग पे। सबसे पहली बात है बजट कट का। तो क्या है बजट कट का सिनारियो, जो 32% का कट हम देख रहे हैं 2021 में? वही जो बात मैं कह रहा था कि जॉब्स का बूम आया, अब सरकार को तो और ज्यादा फंड एलोकेट करने चाहिए नरेगा पे, क्योंकि इस इकोनॉमी अभी भी गड्ढे में ही है इस समय। सरकार ने जी 32% का कट मार दिया। जी। तो इस बारी के बजट में एक चीज
बड़ी रिमार्केबल थी। इस बारी का जो बजट था, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट करा था और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए था, उसमें निर्मला सीतारमन जी ने हेल्थ का बजट 10% से काट दिया। अब ये मतलब सेकंड वेव आने के पहले, सेकेंड वेव आने से जस्ट पहले 1 फरवरी को 10% से बजट काट दिया। मैंने उस समय स्टोरी भी करी थी, क्योंकि मैं इतना क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हमने हेल्थ पे पैसा बढ़ा दिया है, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट्स खुद कहते हैं कि 10% कम कर दिया है। और वो बोलने की बात है कि हमने बढ़ा दिया, वो जो इधर उधर की नंबर्स खींचे खांच के हेडलाइन मैनेज की जाती, वो निर्मला सीतारमन जी ने करा था। और मैं उस दिन काफी उदास हुआ था कि अगर कोई कंट्री, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री जिसमें दुनिया के सबसे पुअर लोगों का सबसे बड़ा नंबर है, वन ऑफ द आई मीन एटलीस्ट, और मालनरिश्ड बच्चे हैं, वो कंट्री अगर पैंडेमिक के आने के बाद, कोविड पैंडेमिक आने के बाद अपना हेल्थ का बजट 10% कम कर सकती है, तो सब कुछ हो सकता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इन्होंने उसी बजट में नरेगा का बजट जो है वो 34% कम कर दिया पिछले साल से। आप ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि नरेगा का बजट क्यों कम किया। उसी तरीके से जैसे आप पूछ सकते हैं कि भाई इस साल ही आपको हेल्थ का बजट कम करने की क्या पड़ी थी, जब हेल्थ का बजट बढ़ाया जाना चाहिए था। हमारा हेल्थ बजट जब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखकर हम ये चिंतित थे। लेकिन आंसर इसका यह है कि बहुत सारी चीजें प्रोपेगेंडे से सॉल्व की जा सकती हैं, उसके लिए एक्चुअल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये उस ढंग की चीज है। और तो मैं इस बात से बिल्कुल अचंभित नहीं हूं कि 34% बजट कम कर दिया था। मैं अगर इसका एक चैरिटेबल आर्गुमेंट लूं तो ये कहा जा सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट को लगा 1 फरवरी को कि अब तो कोविड खत्म हो गया और इकोनॉमी इतने फर्राटे से उठेगी कि सबको जॉब्स मिल जाएंगे, तो अब नरेगा जॉब में बजट एलोकेट करने की क्या जरूरत है। चलिए मान के चलते हैं। लेकिन उसका अंत ये हुआ है कि सितंबर एंड तक का जो डेटा इन रिसर्चर्स ने निकाल के देखा, तो अप्रैल से सितंबर के बीच में 90% नरेगा बजट खत्म हो चुका है। उसका रीजन ये है कि बावजूद इसके कि नरेगा की डिमांड कम हुई है बनस्पत पिछले साल, लेकिन नरेगा की डिमांड अभी भी काफी हाई है बनस्पत और पहले के सालों से। तो मतलब कोविड का जो इम्पैक्ट है वो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन और सालों से काफी ज्यादा है। इसलिए 34% कट करने के बाद जो आपने बजट दिया था वो 90% खत्म हो चुका है। वो सितंबर में ही खत्म हो चुका है। तो मतलब ये है कि अब क्योंकि ये नरेगा है, एक्ट है, ये आपको एक गारंटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए नवंबर में कोई आदमी जाएगा और कहेगा मुझे जॉब चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट ये थोड़ी कहेगी कि हम नहीं दे सकते। लेकिन एक्चुअली होता यही है कि ना गवर्नमेंट ये कहती है कि एलोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब हुआ कि जितनी डिमांड होगी हम पैसा आपको दे देंगे। तो क्यों इतना बकझक कर रहे हैं कि पिछली बारी पहले शुरुआत में 70 करोड़ दिया कि 70,000 करोड़ दिया कि 50,000 करोड़ दिया, हम दे देंगे एक्स्ट्रा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आप ये सोचिए कि गांव में अगर आप सोचें कि लोग वहां जा रहे हैं और वहां के बाबू को मालूम है कि वो ऑलरेडी 100 रुपए जो थे देने के 90 खर्च कर चुका है, 90%, तो उसे 10% बचे हैं। उसे मालूम है कि अब से लेके मार्च तक उसे चलाना है, तो वो मानेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी डिमांड ऑफ जॉब फॉर जॉब। तो इस तरीके से तो डिमांड सप्रेशन होता है। एक तो कि लोग जाते हैं, बाबू नहीं कहता, रजिस्टर ही नहीं करता कि आपकी, हम मानते हैं कि आपको डिमांड, जॉब की डिमांड है। क्योंकि जैसे ही मांगे कहेगा कि हाँ आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसे भत्ता भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जॉब दे दिया तो 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो लेगा ही नहीं। और ऐसा कुछ दिन होगा, लेकिन एक गरीब आदमी है वो रोज रोज तो आके नहीं करेगा ना, वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा और उसके बाद मांगना ही बंद कर देगा। उसी तरीके से अगर आप उकताहट है पूरी, मतलब उकताहट वाला से अच्छा, उकताहट में कर देगा। उसी तरीके से आप जाके 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, लेकिन अगर उसका पैसा नहीं आएगा टाइमली, 10 दिन 15 दिन काम करेंगे और उसका पैसा नहीं आएगा, तो अगली बारी से आप जाना बंद कर देंगे। कहेंगे भैया इसके यहाँ जाके बिना मिनिमम वेज लाने से अच्छा है कहीं जाके मिनिमम वेज से आधे पे कम से कम हाथ में तो मिलेगा, कैश मिलेगा, जब मैं जिससे रोटी खा पाऊंगा। क्योंकि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास
कोई ऐसी सुविधा नहीं है उनके, वो ऐसे ही पिकनिक मनाने के लिए नहीं नरेगा वर्कसाइट पे जाता है आदमी। बिल्कुल जब परेशान हो जाता है तो आदमी नरेगा वर्कसाइट पे जाता है। तो एक तो मुद्दा यह है कि इन्होंने क्योंकि बजट एलोकेशन कम करा है इस साल, और बजट एलोकेशन हर साल कम रहता है, जितना होना चाहिए उससे कम रहता है। और उसका रीजन ही ये है कि सब जानते हैं कि जब आप कम बजट एलोकेट करेंगे तो आप एक सप्रेस कर देंगे डिमांड ओवर टाइम, और लोग इसका मांगने ही कम जाएंगे उसको। लोग, क्योंकि मतलब जब मिलता ही नहीं है टाइम पे पैसा तो वैसे ही डिमांड कम हो जाएगी। और इसी की वजह से हर साल एरियर्स होते हैं। आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अपने आप को छाती ठोक के कहते हैं हम ग्लोबल विश्व लीडर हैं, हम सबसे बड़ी इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट हर साल 10 से 20 हजार करोड़ रुपया अपने गांव में काम करने वाले सबसे पुअर वर्कर्स को नहीं दे पाती है। हम उन लोगों का ड्यू होता है गवर्नमेंट के पास। सोचिए 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपया पिछले फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर पे ड्यू था। ये कितनी शर्म की बात है कि जो घर गांव में शायद 5,000 6,000 महीने का नहीं कमा पाते हैं, और उनके पास कुछ कमाने को नहीं होता, वो आपके वर्क साइट पे आता है काम करने, और उसे मिनिमम वेज मिलती है 200-250 रुपया मिलता है। उसे जो है आप वो उसका पैसा लेके बैठी होती है गवर्नमेंट कि हम अभी नहीं, अब 17,000 का, सब सोचिए 17,000 करोड़ में कितने लोगों का खाना पानी रुका हुआ है। किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हम किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहे। तो ये एरियर्स हर साल होते हैं। क्यों होते हैं एरियर्स? अगर एलोकेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो हर साल एरियर्स क्यों होते हैं? हर साल गरीबों का पैसा क्यों रुका रहता है? तो एक तो ये है, तो उन्होंने ये ढूंढा है कि एलोकेशन कम था, एलोकेशन खत्म हो गया है, इस साल के बाकी दिनों में और इस वजह से डिमांड भी सप्रेस हुई है। सप्रेस हुई है। हर साल होती है। इनके एस्टिमेशन ये है कि डिमांड इन एनी केस 33% कम होती है हर साल। यानी मिला जुला के चेन रिएक्शन उन्होंने शुरू की कि आप पैसा कम कीजिए, पैसा कम होने से लोग नौकरियां ही कम मांगने आएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है, अगेन मैं ये बोल दूं कि अभी की ये रिसर्च अभी की है, लेकिन ये प्रॉब्लम पुरानी है, कहीं 1-2 साल की नहीं, पुरानी प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम इसमें एक फाइंडिंग इन रिपोर्ट्स की ये है कि जातियों के आधार पर पेमेंट का स्ट्रक्चर नियुक्त किया गया है। क्या है वो स्ट्रक्चर? तो ये बड़ी कमाल की एक चीज है, और ये हम में से कोई खास समझ नहीं पाया है अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसका कोई खास जवाब नहीं दिया है। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्यों किया जा रहा है। मार्च में इस साल गवर्नमेंट ने कहा, देखिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। नरेगा में जो पैसा आता है, जो लेबर का पैसा आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है करती है कि वो एक पन्ने पे लिखती है, कहती है उदित मिश्रा और सिद्धांत मोहन ने हमारे यहाँ नरेगा वर्कसाइट पे काम किया था, 38 दिन उदित ने करा है, सिद्धांत ने 45 दिन करा है, ये बिल है इनका, हम आपको भेज रहे हैं। गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, बटन दबाती है, उदित मिश्रा को 38 दिन का पैसा, और बटन दबाती है सिद्धांत मोहन को 45 दिन का पैसा। बटन दबाना होता है क्योंकि अब हम डिजिटल हो गए सब कुछ फटाफट। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये चीज डिले हो जाती है, ये बटन दबाना भी डिले हो जाता है, और ये डिले होता है भाई लाखों हजारों करोड़ों में होता है, और 15 दिन में देना होता है, उससे देर में होता है। डेटा सब स्टोरी में मैंने डाला हुआ है। मार्च में इन्होंने कहा कि आप एक पन्ने पे मत लिख के भेजिए कि उदित मिश्रा और सिद्धांत मोहन और फलाना और धमाका ने हमारे यहाँ काम किया। आप मुझे एक पन्ने में लिख के भेजिए कि इनमें से एससी कौन है, उसने कितना काम किया। दूसरे पन्ने पे लिखिए एसटी कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स में कौन है, उसने कितना काम किया। और एक पन्ने पे बाकी लोगों का लिखिए। अच्छा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अदर्स, अदर्स, एससी, एसटी, 3 कैटेगरी बनाइए। अच्छा, ओबीसी और अनरिजर्व्ड को एक साथ रख दिया, और एससी और एसटी की अलग अलग कैटेगरी बना दी। एससी अलग, एससी अलग, एससी अलग, अच्छा, एसटी अलग, और बाकी सब ओबीसी और वगैरह सब एक में। अदर्स अलग, एससी अलग, एसटी अलग, और अदर्स अलग। ठीक है।
उसमें आप ब्राह्मण रखे हैं, मुसलमान रखे हैं, ओबीसी रखे हैं, वो सब अदर्स में 3 कैटेगरी बनाई और कहा कि अब आप 3 बिल भेजिए। तो एक तो दिक्कत ये हुई कि जो बिल बनाने की प्रोसेस है, मैं आपसे कहूँ 3 बिल बना दीजिए, ट्रिप्लिकेट में दे दीजिए, तो आपकी दुविधा बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि ग्राम सभा लेवल से वो ट्रिप्लिकेट शुरू हुआ कि 3-3 बनाओ, तो उसमें देरी हुई। दूसरा, इन लोगों ने जब डेटा रिसर्चर्स ने देखा कि अच्छा आपने 3 तरह के बिल मांगे और 3 तरह से 3 बारी बटन दबाने वाले हैं आप, तो किसके लिए बटन जल्दी दबा, किसके लिए देर से दबा, तो ये पता चला कि डिलेज तो सब में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा डिलेज अदर्स कैटेगरी में हुई। मतलब जो नॉन एससी और नॉन एसटी थे, उनका पेमेंट सबसे ज्यादा डिलेड हुआ और काफी व्यापक रूप से डिलेड हुआ। एससी एसटी का भी डिले होता है, लेकिन कम डिले होता है। अदर्स कैटेगरी का खूब व्यापक डिले होता है, और कुछ स्टेट्स में तो ये नंबर काफी भयंकर है डिले का। झारखंड, उड़ीसा वगैरह, मध्य प्रदेश स्टेट्स में काफी डिले हुआ अदर्स कैटेगरी। अब इससे दिक्कत 2-3 है। एक तो ये है कि ये यूनिवर्सल प्रोग्राम है नरेगा, इसमें जातिवाद देख के कोई ना काम देता है ना पेमेंट होना चाहिए। तो जाति इसमें क्यों आ रही है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला एंगल क्यों आ रहा है, किसी को नहीं मालूम है। दूसरा, इससे हुआ यह है कि एनेक्डोटल एविडेंस दिखाता है कि जो लोगों ने वहां पे देखा है लोगों को काम करते हुए, कि मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी का हूँ, आपका नरेगा वर्क साइट मैनेजर हूँ, और आप अपर कास्ट के हैं, और एक आपका दोस्त है जो एससी है, और उसके बाद पेमेंट आता है, एससी वाले को जल्दी मिल जाता है और अपर कास्ट वाले को देर में मिलता है। तो और अब अच्छा, जो ये ऐसे एविडेंस अदर्स, देखने को मिले हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली डिले हो रहा है, तो अदर्स वाला जो है वो देर में आ रहा है। तो आप सोचिए कि 87% लोग जो है वो अदर्स कैटेगरी में आते हैं, 13% में कुछ एससी होते हैं, कुछ एसटी होते हैं। तो वो 13% वालों को जल्दी मिल रहा है, बाकी 87% वालों को देर में मिल रहा है। तो उस बाकी 87 वाले तो आपस में झगड़ेंगे ना, मतलब वो 87 इन 13 से कहेंगे कि तुम्हें पैसे कैसे जल्दी मिले, और जो वर्क साइट मैनेजर है उसके लिए सर पे बवाल होगा। अब अगर वो अपर कास्ट का है या अदर कैटेगरी का है, अनरिजर्व्ड का है, तो झमेला होगा। अगर वो एससी एसटी के कैटेगरी का, तो और भी झमेला होगा कि तुम्हारे वजह से वो कोई मोदी जी को ब्लेम तो नहीं करेगा, तो वो लोकल वाले को करेगा कि तुमने पैसा खा लिया मेरा। तो ये इस तरह के झमेले शुरू हो गए हैं, और अब एविडेंस जबकि ये, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, जबकि ये कितना आयरनिकल है कि वहां पर ब्राह्मण काम कर रहा है, चाहे दलित काम कर रहा है, चाहे मुसलमान काम कर रहा है, चाहे कोई भी जाति काम कर रही है, आदिवासी काम कर रहा है, तो सबकी इकोनॉमिक हालत कमोबेश एक है। सभी मनरेगा में हैं, सभी जॉब कार्ड लेकर पहुंचे होंगे कि सब हमको नौकरी दे दिए, नहर बननी है, नौकरी दीजिए हमको। तो मतलब एक जो आर्गुमेंट था कि आप आर्थिक आधार पे लोगों की मदद करिए, जिस बात का ये गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़ के सहारा भी लेती है, आर्थिक आधार पर आरक्षण भी इन्होंने अनाउंस किया था। हाँ। जी। और ये सरकार, हम पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तब ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कास्ट बेस्ड सेंसस पे, कि मत करो कास्ट पे। तो कभी तो आप कहते हैं मत करो, कभी कहते हैं कि आर्थिक आधार पे। तो जब ये नरेगा तो आर्थिक आधार पे, पूरा प्रोग्राम ही आर्थिक, अगर आपकी जेब में 2 पैसा होगा तो आप नरेगा वर्क साइट जाएंगे ही क्यों। तो जब वहां पे गए तो फिर आप 3 तरीके से क्यों उसे बांट रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। बटन तो आपको सबके लिए एक ही बटन दबाना है ना, तो एक बारी बटन दबाने की जगह आप 3-3 क्यों बटन दबा रहे हैं। और फिर अगर दबा भी रहे हैं, चलिए आपने मान लिया, आप वही सेंसस वाली आर्गुमेंट लगा रहे हैं कि देखें कितने लोग किस कैटेगरी के हैं, आप जानना चाहते हैं, तो बटन तो साथ में दबाओ फिर। वो क्यों डिले हो रहा है, उससे तो एक तरीके का सोशल फ्रिक्शन आएगा ना। अब इसमें अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हो सकता है इसका कोई पॉलिटिकल, मतलब अक्सर तो अब पॉलिटिशियन से बात हो रही है तो हर चीज में यही सोचते हैं आदमी कि भाई उसका कोई पॉलिटिकल फायदा नुकसान होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि झारखंड जहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां पे एससी एसटी को जल्दी मिल जाएगा और अदर्स को देर में मिलेगा, तो हो सकता है आप शायद इस नजर से कर रहे हो कि देखें शायद जो लोग जहाँ पे ज्यादा हैं उनको जल्दी दे दो। अब मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ अटकलों का है, लेकिन किसी भी ढंग से ये वाजिब नहीं लगता। चलिए, इस पे एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करता हूँ। इस पे जब ये रिपोर्ट्स बाहर आई थी 1-2 दिनों पहले कि मनरेगा में फंड की कमी है,
तो रूरल डेवलपमेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं यहाँ पे ये खबर टाइम्स नाउ पे प्रकाशित है, वहां से ईटी नाउ डिजिटल की स्टोरी है ये, तो मैं वहां से इसको कोट करके रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा था कि करंट फिस्कल ईयर में 63,793 मनरेगा को एलोकेट किए गए। लेकिन जो आप वाली बात थी, उन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन इंक्रीजिंग ऑफ मोर देन 18% ऑफ फंड एलोकेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज ए बजट एस्टिमेट। और ये कहा है कि 8,921 करोड़ रुपए अभी भी अवेलेबल हैं विच कैन मीट द वेज लायबिलिटी इक्वल्स टू इट्स करंट अवेलेबिलिटी। हाँ, इस पे ये मैंने देखा है, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट आ गया है, जो ग्रुप्स हैं उन्होंने दिखाया है कि इनकी मैथ कैसे गलत है। अब वो मैं आपको भेज सकता हूँ, आप उसमें डाल सकते हैं अपने वेबसाइट पे, अपना उसमें वीडियो में, कि कैसे इनकी वो मैथ गलत है। वही बात है कि अब निर्मला सीतारमण खड़ी होके कह देती हैं कि हमने बढ़ाया है, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट खुद दिखाएगा कि 10% कम हुआ है। जी, तो जी। मैथ की बात है, वो कैसे आप दिखा रहे हैं, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है कि क्या आपको वो तबका जो सबसे वीक है उसके लिए आपको पैसा, मतलब ये आर्गुमेंट दूसरे ढंग से भी हो सकता है ना, मतलब जैसे आप इस आर्गुमेंट में ना उदित जी, मुझे लगता है एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगता है कि कई लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो हमें लगता है हमें और आपको इसको क्लियर करना चाहिए। जी इस पूरी बहस में कास्ट वाला सिस्टम ना एक उतना प्राइमरी नहीं रह जाता है। मतलब यहाँ पर नौकरियां हैं, गांव में रोजगार मिल रहे हैं। वहां पे जो साइट मैनेजर होगा, वो नहर बनवाने वाला या तालाब खुदवाने वाला जो साइट मैनेजर होगा, वो प्रोजेक्ट आएगा तो वो जिस जाति का होगा उस हिसाब से लोगों को रिक्रूट करेगा। अब उस गांव की क्या पॉपुलेशन है, उस गांव में क्या लोगों की रिहाइश कैसी है, क्या जनसंख्या का, जाति का क्या गणित है, वो उस हिसाब से लोगों को डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एक फला जाति का काम करेगा या फला धर्म का काम करेगा, तो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन वहां पे जब जितने लोग आ गए, मान लीजिए उस साइट पे 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग इक्वली नीडी हैं, 100 लोगों को बराबर पैसा बराबर समय पे चाहिए। मतलब वो कहावत गलत नहीं है कि मजदूर को उसका पैसा पसीना सूखने के पहले दो, तो सब बिल्कुल मजदूर हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और नॉर्मल कोर्स में किसी भी जगह पे कितने लोग आएंगे, कैसे लोग होंगे, वो तो वहीं की जनसंख्या। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह तो जाऊंगा नहीं नरेगा काम करने के लिए, लेकिन इसका कास्ट बेस्ड पेमेंट करना इज जस्ट नॉट। आप एक अलग क्लैश को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप एससी और एसटी को दे रहे हैं तो अनरिजर्व्ड एक अलग तरीके से वो पूरी रिजर्वेशन वाली बहस लेकर आ जाएगा कि ये सारे इससे सिर्फ अलगाव बढ़ेगा लोगों के हाँ। बीच में, और कुछ नहीं होगा। और जो बजट एलोकेशन वाली बात है, जैसे गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि हम 70 अभी दे रहे हैं, अगर आपको 90 चाहिए होगा तो हम 20 बाद में दे देंगे, तो उसका फ्लिप साइड आर्गुमेंट ये है कि भैया अगर ऐसा ही है तो 90 दे दो, नहीं होगा खर्च तो 70-20 रख लेना वापस। भाई तो पेपर पे एलोकेशन होता है ना, बजट में जब हम कहते हैं 90,000 करोड़ दिए, तो कोई पैसा उड़ा थोड़ी नहीं दिया जाता है। तो जी। जब लोग आएंगे काम करने तब आप पैसा देंगे। तो अगर यही आर्गुमेंट है कि एलोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आप ज्यादा एलोकेट कर दो, कम से कम डाउन द लाइन लोगों को तो मालूम होगा कि हाँ पैसा है, अगर हम काम करना चाहें तो वहां जा सकते हैं। और इस ये बात समझने की है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, ये बेसिक जॉब्स की बात कर रहे हैं। इंडिया ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़ गया है क्योंकि हमारे यहाँ नरेगा में काम बढ़ गया। ये बहुत ही गलत। अगर हमारे भी कोई श्रोता यहाँ पे हैं जो ये सोचते हैं कि नरेगा में काम इस काम नहीं है, वो ये है कि बेटा तुम भूखे आए हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ करने को नहीं, ये अच्छा गड्ढा खोद के ये नहर बना के हम पैसा दे देते हैं, साल में सिर्फ 100 दिन देंगे एक फैमिली को। मतलब अगर 3 भाई हैं तो उन्हें 33 दिन काम करने को मिल जाएगा। लेकिन बाकी 365 में से 33 दिन हटाने के बाद जो दिन बचेंगे, वो दिन क्या करेंगे? वो इकोनॉमी है। और कोई दुनिया की गवर्नमेंट हमारी पॉपुलेशन लेवल पे, हम ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। हमें वो दिन देखना चाहिए कि नरेगा में कोई ना जाए, ये कह के कि यार उतनी मेहनत कौन करेगा इतने कम पैसे के लिए, हमारे पास तो काम है। ये चलिए, तो आखिरी सवाल इस पे छोटा सा बस ये बनता है कि सरकार करे क्या। वो पारदर्शिता और ये इनडिफरेंस को तो खत्म करना ही है, हम ये जानते हैं। इसके साथ में मनरेगा को लेके सरकार की योजनाएं क्या होनी चाहिए?
देखिए, ये मनरेगा से रिलेटेड एक तो पहली बात समझने की है कि मनरेगा की क्यों जरूरत है। जो मैंने कहा कि नैरेटिव एक चीज है और यूज, तो आप करते तो यूज हैं, बढ़ चढ़ के यूज करते हैं, तो फिर आप उसे गाली क्यों देते हैं? आप गाली दे दे के आए थे, फिर या तो बंद कर देना था। तो एक तो ये चीज है कि अगर आप उसे गाली नहीं दें, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो थोड़ा उसको प्यार से पुचकार के उसको इज्जत दे दीजिए स्कीम को। और जब आप इज्जत देंगे तो आप उसमें इज्जत देने का मतलब है उसका इम्प्लीमेंटेशन सुधारिए। क्यों, जैसे आपने कहा, पसीना सूखने से पहले पैसा दिया जाए, और डिजिटल और दुनिया भर का डेटा देखिए। क्यों ऐसा होता है कि 15 दिन बाद तक लोगों को पैसा नहीं मिलता है? अगर 100 लोगों ने काम किया और 75% को, 50% को 15 दिन बाद तक पैसा नहीं मिला है, इसकी क्या वजह है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ना चाइना जिम्मेदार है, ना ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। राइट, ये तो काम फटाफट हो सकता है ना। आपने सब कर लिया, आधार कर लिया, डिजिटल कर लिया, सब हो गया, तो इस पे बटन क्यों नहीं जल्दी दबता है? कोई वेरिफिकेशन अब आपको नहीं चाहिए। तो एक तो ये कि अगर आप कैसे सुधारें, अगर आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पॉलिसी का, तो उसे गाली देना बंद करिए, उसको ध्यान देना शुरू करिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सुधारिए। दूसरा, ये भी समझिए कि इम्प्लीमेंटेशन सुधारने का मतलब ये नहीं है कि यही हमारा रोजगार है। इसका मतलब है कि आप इकोनॉमी थोड़ी सुधारिए, रूरल। ये बैकअप है आपका, ये बैकअप है आपका। ये उस तरह की बात है कि भाई पापा लेने नहीं आए थे आपको, तो आप प्रिंसिपल के कमरे के बगल में बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली वर्स्ट बैकअप है आपका। एग्जैक्टली, आप प्रिंसिपल के कमरे में घर नहीं समझ लेंगे उसे कि यही हमारा, हाँ, जाना आपको अपने ही घर है, तो उसके लिए जॉब्स को आना पड़ेगा आपको लेने के लिए। तो वो चीज सुधारिए। अगर आप नरेगा को खत्म करना चाहते हैं, नरेगा पे अगर आपको गुस्सा है कि नरेगा क्यों है, तो उसका सबसे अच्छा रिवेंज ये है कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें। आप ऐसे जॉब्स बनाएं कि आदमी ना जाए नरेगा की तरफ। नरेगा नाम अच्छा है, वो सब महात्मा गांधी सब कुछ, लेकिन है बेसिकली ये बात कि भाई कुछ नहीं करने को है तो भैया सब गड्ढा किया। खोद कर उसमें नहर बन जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे नहर बन गई, काम करने से क्या मतलब? नहर बनानी तो अलग से बना लो ना, वो तो अलग काम है ना। वो गवर्नमेंट बनाए नहर और प्रॉपर पैसा दे, और कुछ लोग मजबूरी में नहर बना रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में नहर बना रहे हैं, वो तो अलग चीज है। पानी बरस गया है और हम उसमें कागज की कश्ती तैरा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि दिस इज अ शिपिंग कंपनी। ये उस तरह की ये, ये, तो ये उस तरह की बात है, इसको ध्यान दें। और हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक चीज, हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है, खरीदने की शक्ति है, वो कुछ ही मिलियन है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो हमें वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कोविड ने ये दिखाया है कि मिडिल क्लास आधा हो गया है। जो मिडिल क्लास था वो पॉवर्टी में चला गया, जो जी। पॉवर्टी में है वो और धंस गए अंदर। अगर उन्हें पैसा नहीं होगा तो वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। या आप नालसार में बोलते हुए रघुराम राजन ने भी पॉइंट आउट किया था इसको। अगर वो आ भी पाएंगे तो उन्हें आने में जो टाइम लगेगा वो काफी लंबा होगा। क्या आप उतने दिन वेट करना चाहते हैं? और अगर वेट करना ही चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? फिर तो सब आत्मनिर्भर है ही। हम सब पैदा तो आत्मनिर्भर ही होते हैं, कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके तो नहीं पैदा होते। चलिए, तो ये था आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।